Assalamu alaikum students. As you are watching the slide written as literary criticism is basically the title of this course, and this course is compulsory course for literature students. Um, in literary criticism, we are going to study Aristotle and Sidney, Dr. Johnson's, Wordsworth, Coleridge, Matthew Arnold, and T.S. Eliot and their works. And from onwards, I'll first teach you that what basically literary criticism is. But at this slide, on the very beginning, I want you to be very vigilant, very attentive for this course, that you can understand the basic theory of literary criticism as well as the different works of criticism. So let's start this lecture. In this slide, I'm going to discuss the general concept of literary criticism. For your understanding, I have aparted the two terms literary criticism. Literary, as we know that literary means the literature, that it belongs to literature. और literature की definition we have discussed in the class as well, that literature क्या है. Literature is a piece of writing that is written in specific language, in specific era, in specific country, and on specific subject. So लिटरेचर को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कोई भी वर्क जो आपने लिखा हो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर एक कंट्री में रह के उस एरा को रिफ्लेक्ट करा, उस टाइम को, या उस स्पेसिफिक टाइम में और उस स्पेसिफिक लैंग्वेज में जो उस कंट्री की मे बी द नेशनल लैंग्वेज है या डायलेक्ट है, तो वो लिटरेचर कहलाता है. ये एक बहुत ही जनरल डेफिनेशन है. ठीक है. और इसी तरह मैंने क्रिटिसिज्म को यहाँ पे डिफाइन किया. क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म इज अ क्रिटिक जिसमें हम उस एस्पेक्ट, उस वर्क के प्रॉस एंड कॉन्स दोनों को जज करते हैं. क्रिटिसिज्म वो वाला क्रिटिसिज्म नहीं है जैसे हम नॉर्मल अपनी लाइफ में यूज करते हैं टू क्रिटिसाइज पीपल, लाइक टू सी देयर नेगेटिविटी, टू सी द नेगेटिव एस्पेक्ट. तो हमारा क्रिटिसिज्म जो हम एक जनरल टर्म अपनी लाइफ में यूज करते हैं, दैट इज समहाउ अ नेगेटिव एस्पेक्ट. बट क्रिटिसिज्म जब हम किसी लिटरेरी पीस ऑफ राइटिंग का देखेंगे, तो क्रिटिसिज्म बेसिकली मीन्स टू जज एंड टू ऑब्जर्व एंड टू डिस्कस इट्स प्रॉज एंड कॉन्स, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के ऊपर बात होती है, एक एजम्पशंस के ऊपर बात होती है. आप अपनी जजमेंट देते हैं, वैल्यूएशन देते हैं, डिस्कस करते हैं, एंड दैट could be on the preconceived notion or biasedness. तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं क्रिटिसिज्म टॉपिक के ऊपर. तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो कि इस कोर्स का टाइटल है, तो इसमें आप एक चीज समझें, लिटरेरी एंड क्रिटिसिज्म. लिटरेचर के किसी भी पीस ऑफ वर्क के ऊपर हमने उसकी डीमेरिट्स, उसके मेरिट्स, उसके प्रॉज एंड कॉन्स, उसकी एवेल्युएशन करनी है. ठीक है. टू जज द बोथ साइड्स. ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उसकी पॉजिटिविटी देखें या हम उसकी सिर्फ नेगेटिविटी देखें. तो हमने यहाँ पे क्रिटिसिज्म को थोड़ा उसकी टर्म को एक्सपैंड किया है, वास्ट किया है, टू एवेल्युएट द बोथ साइड्स ऑफ पिक्चर. ठीक है. लिटरेचर के प्रॉज एंड कॉन्स, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, उसकी जजमेंट, एवेल्युएशन, ये सब क्रिटिसिज्म का इम्पोर्टेंट पार्ट है. I hope now you have understood the basic of criticism and the basics of literature. So literary criticism is the amalgamation of literature and criticism and their link. So in this slide I'm going to discuss what is criticism. ठीक है. इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि क्रिटिसिज्म बेसिकली है क्या.
with an authentic definition. So, according to Beckson and Gans, literary criticism is the valuation of literary works. It includes the classification by genre, analysis of structure, and judgment of value. अब इस डेफिनेशन को देखें आप, इसके कितने पार्ट्स हैं. द फर्स्ट, लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज द वैल्यूएशन. जैसे फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है वो एक वैल्यूएशन है, एक जजमेंट है, एक ऑब्जर्वेशन है. ठीक है, यही वर्ड हम यूज कर रहे थे ना स्टार्ट में. तो उस वैल्यूएशन को किसके ऊपर आपने अप्लाई करना है? ऑन द लिटरेरी वर्क्स. ठीक है, फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई आपको. लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज द वैल्यूएशन ऑफ लिटरेरी वर्क्स. तो वैल्यूएशन है, ऑब्जर्वेशन है, जजमेंट है, जिसमें हम प्रॉज एंड कॉन्स देख रहे हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देख रहे हैं ऑफ दैट लिटरेरी वर्क. ये फर्स्ट लाइन एक्सप्लेन हो गई. सेकेंड, इट इंक्लूड्स द क्लासिफिकेशन बाय जॉनरा. अब क्लासिफिकेशन ऑफ बाय जॉनरा क्या है? आपको पता होगा लिटरेचर के कई जॉनरा हैं. जॉनरा मीन्स उसकी कई टाइप्स हैं, उसकी कई शाखें हैं. फॉर एग्जाम्पल ड्रामा है, पोइट्री है, नॉवेल है, ये सब लिटरेचर के जॉनरा है. तो उसको क्लासिफाई करता है, यानी कि आपने अगर क्रिटिसिज्म किया है तो आप पोइट्री का करेंगे तो पोइट्री का एक पोइट का दूसरे पोइट के साथ कंपैरिजन करेंगे, उनकी जो वर्क है उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखेंगे, कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं है. तो ये एक जजमेंट होगी ना, एक एवेल्युएशन होगी. तो उसको पहले क्लासिफाई करेंगे. आप पोइट को कंपैरिजन कभी भी किसी ड्रामेटिस्ट से नहीं करेंगे, किसी भी नॉवेलिस्ट से नहीं करेंगे. तो इसी तरह ये पहले क्लासिफिकेशन होगी. ठीक है, एंड देन एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर्स मीन कि जो उस वर्क का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर उसका फ्रेमवर्क क्या है, उस फ्रेमवर्क को आप एनालाइज करेंगे, उसको जज करेंगे, उसको वैल्यूएट करेंगे. ठीक है, पहले उसको क्लासिफाई करेंगे, देन उसकी एनालिसिस उसके स्ट्रक्चर का करेंगे, एंड देन जजमेंट ऑफ वैल्यू कि उसका काम कितना ऑथेंटिक है. ठीक है, ऑथेंटिक होगा ना, आपकी जजमेंट, आपकी ओपिनियन बताएगी कि वो कितना ऑथेंटिक है, उसकी क्या वैल्यू है. वैल्यू है या डी वैल्यू है. काम अच्छा नहीं होगा तो हम कहेंगे डी वैल्यू है. वैल्यूएबल काम है, जो प्रोडक्टिव काम है, तो उसको हम जज करेंगे. क्लियर? So, literary criticism is the evaluation of literary works. It includes the classification by genre, analysis of structure, and judgment of value. So, ये definition है, you have to memorize this definition of criticism. ठीक है? Now the next line, the analysis and the judgment of the merits and faults of a literary or artistic work. ये एक statement है. When you are going to define criticism, then you can start with the analysis and the judgment and the merits and the faults of literary and artistic work. ये एक simple statement है to define criticism. ठीक है? The next line, an intelligent appreciation of piece of literature to analyze its value and rank. वो भी वही बात कर रहा है but by using different words. कि ये एक इंटेलिजेंट एप्रिसिएशन है. ठीक है, इंटेलिजेंट मीन्स कि कोई भी XYZ आके उस चीज़ की जजमेंट नहीं दे सकता. उसके ऊपर एक इंटेलिजेंट जजमेंट मीन्स एक लॉजिकल हो, रीजनेबल हो, एक रैशनल जजमेंट हो. कोई भी बंदा आके किसी भी वर्क के ऊपर कोई भी बात नहीं कर सकता जब तक उसके पास लॉजिक नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, वो खुद कोई ऑथेंटिक बंदा नहीं है. इसलिए इंटेलिजेंट एप्रिसिएशन का है. ठीक है, हम अपनी जो रोज़मर्रा की लाइफ में क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं तो हम अपने आप को उसमें कहाँ रखते हैं कि हम कौन हैं और हम किसी के ऊपर भी बात करते हैं. लेकिन लिटरेचर में ये चीज़ देखी जाती है. लिटरेचर में जो क्रिटिसाइज कर रहा है, जो उसको अप्रिशिएट कर रहा है या जज कर रहा है, तो उस बंदे की अपनी वैल्यू, अपना रैंक क्या है, ये भी देखा जाता है. ठीक है, और अगर उसकी अपनी वैल्यू, अपना रैंक है, तो वो लिटरेरी वर्क को भी एनालाइज करके उसकी वैल्यू और रैंक का भी अंदाज़ा लगाएगा. जैसे हमारी मूवीज़ बनती हैं या बुक्स लिखी जाती हैं, तो उस बुक के ऊपर जब उसकी कोई भी आप सेरेमनी करते हैं तो आप बहुत जो क्रिटिक्स होते हैं या बहुत बड़े बड़े राइटर्स होते हैं, आप उनको बुलाते हैं रिव्यू के लिए, या आप उनकी सपोर्ट आपको चाहिए होती है कि अगर कोई भी बुक मैंने लॉन्च की है तो मुझे उसके लिए
बहुत बड़े राइटर का रिव्यू चाहिए, ताकि लोग वो राइटर अपना नाम कमा चुका है ना, तो उस राइटर की बात जो मेरी बुक के बारे में की गई होगी वो बहुत ऑथेंटिक होगी। इसी तरह अगर मैं अपने किसी रिलेटिव को ले आऊँ और कहूँ कि आप इसका बहुत अच्छा रिव्यू दें, तो उसको कौन से लोग जानते होंगे या उसकी बात की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म के लिए आपका अपना ऑथेंटिक होना, वैल्यूएबल होना बहुत इसमें मैटर करता है। ठीक है, तो इस स्लाइड पे वी हैव डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड द टू लिटिल डेफिनेशंस, द स्टेटमेंट दैट डिफाइंड क्रिटिसिज्म, तो वो इसमें मैंने इंक्लूड किया। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। The first book that we are going to study is Poetics, written by Aristotle. And before studying the different chapters of Poetics, I want to discuss the context of Poetics, and it is very important for the understanding of this book. जब तक आप पोइटिक्स का कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे, आप लोगों को पोइटिक्स समझ नहीं आएगी कि पोइटिक्स क्यों लिखी गई, इसके लिखने का क्या मकसद है, और इसमें अरिस्टोटल ने किन बातों को डिस्कस किया है, किन चीज़ों को जस्टिफाई किया है। तो जस्टिफिकेशन से पहले अगर आपको बात के कॉन्टेक्स्ट पता हो तो आप इजीली उस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं कि अच्छा इसकी रीज़न क्या है। तो पोइटिक्स लिखने की रीज़न क्या है, ये हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड द रीज़न ऑफ राइटिंग पोइटिक्स। So in the context, it is better to discuss about Aristotle. आपका अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि अरिस्टोटल कौन था। अरिस्टोटल इज बेसिकली द फाउंडर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इसको फाउंडर कहा जाता है, द फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कि इसने ही जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म का स्टार्ट है वो इसने ही लिया था, अरिस्टोटल ने लिया था। Basically, Aristotle was a Greek philosopher and a polymath. Polymath means a universal man, a learned person, जो बहुत पढ़ा लिखा, बहुत काबिल इंसान है, तो ग्रीक में उसको पोलीमैथ कहा जाता है। And the age is the classical age in the ancient Greece, and he is the very intelligent student of Plato. He was taught by Plato. तो हम प्लेटो को भी डिस्कस करेंगे। प्लेटो बेसिकली सोक्रेटिस का स्टूडेंट है, तो सोक्रेटिस ने प्लेटो को पढ़ाया और प्लेटो ने अरिस्टोटल को। तो सोक्रेटिस को भी हम आगे डिस्कस करेंगे जाके, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि सोक्रेटिस की अपनी कोई बुक नहीं थी, उसकी सिर्फ टीचिंग्स थी, वर्बल थी, और प्लेटो ने ही वो डिस्कशन, वो जो टीचिंग्स थी, जो फिलॉसफी थी सोक्रेटिस की, वो प्लेटो ने ही अपनी बुक में डिस्कस की थी। और अरिस्टोटल ने फिर अपनी बुक में प्लेटो को डिस्कस किया है, तो इनडायरेक्टली सोक्रेटिस को भी डिस्कस किया है। सो अरिस्टोटल के पार्ट पे एक बहुत ही एक क्रेडिबल, एक ऑथेंटिक बात है कि ही इज़ द फाउंडर ऑफ लाइसियम। Lyceum is basically the temple, and that is dedicated to Apollo, Apollo of the wolf god, and it is known for its peripatetic school of philosophy. And the term peripatetic means that it is a school that is derived from its founder Aristotle. तो इसको peripatetic, like it's an adjective ascribed to his followers। ठीक है, अब उसके फॉलोअर्स को कहा जाता है। एंड द फिलोसफी दैट इज अगेन टर्म्ड एज ऑन हिज नेम, अरिस्टोटेलियन philosophy. And his writings cover different subjects like physics, biology, metaphysics, poetry, theater, and logics, and rhetoric, philosophy, linguistics, economics, politics. Many subjects are there. तो यहाँ पे मैंने कुछ सब्जेक्ट मेंशन किए हैं। And Aristotle is also responsible for the first systematic work of literary criticism. जो first work लिखा है, सिस्टमैटिक वर्क लिखा है, जिसमें वर्बल कोई बात नहीं है, रिटन है, हवालों के साथ है, रेफरेंस के साथ है,
तो ये एक सिस्टमेटिक वर्क है ना, जिसमें आप रेफरेंस दे के बात करते हैं। इसने प्लेटो का रेफरेंस दिया है, उसके जब डिस्कस किया है लिटरेचर को, उसके प्रॉज एंड कॉन्स को डिस्कस करके उसने अपना ओपिनियन दिया है। सो दैट इज वाई डेंटे कॉल्ड हिम द मास्टर ऑफ दोज हु नो, द मास्टर ऑफ दोज हु नो। यानी कि इसको पोलीमैथ तो पहले कहा गया है ना, लर्निड पर्सन, यूनिवर्सल मैन। तो ये उनका भी मास्टर है जिनको कुछ ना कुछ समझ है, जो कोई लर्निड पर्सन है, जो लोग जानते हैं, ये उनका भी मास्टर है। ठीक है। एंड प्लेटो रेफर्ड टू अरिस्टोटल एज द माइंड। माइंड की जो एक ह्यूमन बॉडी में जो माइंड की वैल्यू होती है, जितनी अहमियत हम माइंड को देते हैं उतनी अहमियत इसको लोगों में दी गई। ठीक है। तो फिजिकल वर्ल्ड है जो हमारे आसपास के हैं, सारी चीज़ें, हम उन सबसे ज़्यादा माइंड मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव था, इनोवेटिव था। इसने जो चीज़ें, जो वर्क किया, ये जो सब्जेक्ट्स अभी मेंशन किए हैं, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, मेटाफिजिक्स, पोइट्री, थिएटर, फिलोसफी, म्यूजिक, लॉजिक, जोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट में उसका जो काम था वो बहुत ऑथेंटिक था। दैट इज वाई प्लेटो टाइटल्ड हिम एज द माइंड। ठीक है। तो ये एक बहुत ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था अरिस्टोटल का, जस्ट टू नो अबाउट हिम। In this slide, I'm going to introduce Socrates. Socrates का जिक्र जैसे हमने पहले भी किया है पिछली स्लाइड में, that he was the teacher of Plato. Plato इसका स्टूडेंट था, सोक्रेटिस का, और एरिस्टोटल प्लेटो का स्टूडेंट था। तो सोक्रेटिस कौन था पहले ये देखते हैं, देन वी विल डिस्कस हिज फिलोसफी। Socrates was the Greek philosopher from Athens who is credited as one of the founders of Western philosophy. Western philosophy की बुनियाद सोक्रेटिस ने रखी। ठीक है। He was the first moral philosopher of the Western ethical tradition of thoughts. जो ट्रेडिशंस थी, जो एथिकल ट्रेडिशंस, नॉर्म्स, वैल्यूज, जो थॉट्स, उनकी बेसिक थॉट्स थी, उनकी वैल्यूज थी, उन सब को फर्स्ट सोक्रेटिस ने बीइंग अ मॉरल फिलोसोफर प्रीच किया, उसको टीच किया। ठीक है। उसकी तालीमात दी और उसकी तबलीग की। And Socrates was an enigmatic figure. He authored no text. कोई भी किताब नहीं लिखी सोक्रेटिस ने। ठीक है। कोई किताब नहीं लिखी, जस्ट इसकी टीचिंग, इसकी प्रीचिंग जो थी वो वर्बल थी। एंड ही इज नोन चीफली थ्रू द अकाउंट्स ऑफ क्लासिकल राइटर्स कंपोजिंग आफ्टर हिज लाइफ टाइम, पर्टिकुलरली हिज स्टूडेंट प्लेटो। उसने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन बहुत सारे क्लासिकल राइटर्स ने अपने जो वर्क हैं उनमें सोक्रेटिस का, उसकी फिलॉसफी का जिक्र किया है। ठीक है। उसकी जो भी तालीमात थी, जो उसने प्रीच किया था, सब दूसरे राइटर्स ने उसका जिक्र किया है, लेकिन सोक्रेटिस ने कोई बुक नहीं लिखी। यहाँ पे 2 कोट्स मैंने सोक्रेटिस की शेयर की हैं। First one is, as for me, all I know is that I know nothing. See, जो कुछ भी हम जानते हैं वो कहता है कि वो हमारे ना जानने के बराबर है। हमें थोड़ी सी भी बात पता हो, आदि हम खुद ही बना देते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे सोक्रेटिस का जो कॉन्सेप्ट है, जो फिलॉसफी है, दैट इज कि हमें जितना भी नॉलेज मिल जाए, जितना हम नॉलेज गेन कर लें, वो कम ही होता है। वो ऐसे होता है जैसे हम कुछ जानते ही नहीं। किसी बात का एक सिरा हमारे पास आ जाता है, हम उससे पूरी स्टोरी बना लेते हैं। लेकिन सोक्रेटिस ने हमारे जो एथिकल, जो मॉरल फिलोसोफर वो कहलाया, इसीलिए कि हमें अपनी तालीम के ऊपर, हमें अपनी नॉलेज के ऊपर कोई बिल्कुल हम्बल रहना चाहिए, कोई प्राउड फील नहीं करना चाहिए, और हमें ऐसे रहना चाहिए जैसे हम कुछ नहीं जानते। हमारा इल्म जो है वो एक ज़रा बराबर है, वो एक ज़रे के बराबर है। ठीक है। उसके मुकाबले में जो बाकी नॉलेज हैं, जो दुनिया का नॉलेज है, जो इस यूनिवर्स में है, उसके मुकाबले में हमारा नॉलेज कोई वैल्यू नहीं रखता। द सेकेंड कोट इज,
knowing what is good is the same as doing what is good. तो सोक्रेटिस की जो प्रीचिंग थी, जो जो उसने लोगों को सिखाया टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, उसने इंसानों की मोरालिटी के ऊपर, उनके एथिक्स के ऊपर ज़्यादा बात की है। तो उसने कहा कि किसी चीज़ के बारे में अच्छा जानना ऐसे है कि आप कुछ बहुत अच्छा उसके साथ कर रहे हैं। मीन्स कि हमें, अगर हम किसी इंसान की पॉजिटिव साइड देखते हैं, उसकी पॉजिटिविटी देखते हैं, तो इट मीन्स कि हम उसके बारे में अच्छा सोचते हैं ना, ऐसे ही होगा ना। तो नोइंग व्हाट इज़ गुड, किसी बारे कि किसी चीज़ के बारे में अच्छा जानना, अच्छा सोचना, ऐसा है जैसे आप उसके लिए कुछ अच्छा कर रहे हो। जैसे हम कहते हैं कि हम आपके वेल विशर हैं, इट मीन्स कि हम आपके बहुत पॉजिटिव अप्रोच है आपके लिए और हम आपका अच्छा सोचते हैं, अच्छा चाहते हैं। तो सोक्रेटिस ने जो बेसिक उसका जो एम था, जो उसका बेसिक फिलॉसफी थी, दैट ही taught people to be a good human being, कि वो अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं। उसने ये सिखाया लोगों को, उसकी ये तालीमात थी कि इंसान में अच्छाई कैसे देखी जाए, और सिर्फ अच्छा ही इंसान वही है जो लोगों के काम आए। एक अच्छा इंसान कैसे बन सकता है, तो बेसिकली उसका जो मोरालिटी के ऊपर था, एथिक्स के ऊपर था, और वो बहुत अच्छा प्रीच करता था लोगों को, आम लोगों के ऊपर उनकी तबलीग थी, और लोगों को एक अच्छी डायरेक्शन देता था। जी, सोक्रेटिस के बारे में थोड़ा सा और मैं बताना चाहूँगी, जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, अबाउट हिज अपीयरेंस एंड अबाउट हिज रिलीजन एंड अबाउट हिज टीचिंग। सोक्रेटिस जो था वो एक बेयर फुटेड पर्सन था, नंगे पाँव घूमता था, कोई पॉम्प एंड शो नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, और बेसिकली उसको देख के ऐसा नहीं लगता था कि ही इज़ अ लर्नड पर्सन। उसकी लुक्स बहुत अगली थी, और वो हर सीजन में एक जैसे कपड़े पहनता था। जहाँ तक रिलीजन की बात है, ग्रीक्स में उस टाइम बहुत सारे खुदाओं का तस्वुर था, बट सोक्रेटिस बिलीव इन वन गॉड, अनलाइक अदर पीपल, अदर ग्रीक पीपल। दूसरे लोगों को बिल्कुल फॉलो नहीं करता था, और जो इंसान मोरालिटी की बात करे, जो इंसान एथिक्स की बात करे, तो उसमें बहुत स्पिरिचुअलिटी होती है, एंड ही नोज व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। एंड एज फार एज रिलीजन इज़ कंसर्न्ड, ऐसे लोगों को अपने रिलीजन की सोच समझ खुद ही से आ जाती है। जो बहुत कायनात में गहरी नज़र रखते हैं, उनको पता होता है कि खुदा एक है। जो उसकी टीचिंग्स थी, टीचिंग्स में द फर्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है, ही preaches how to examine ourselves to find truth। सिर्फ अगर हम अपना गिरेबान झांकें, अपने अंदर देखें, तो हम सच्चाई तलाश कर सकते हैं। लेकिन हम अपने ऊपर मास्क चढ़ा लेते हैं और हम लोगों की सच्चाइयाँ जो हैं उसके ढोल पीटते हैं। ये हमारा बेसिकली एक हमारी नेचर बन चुकी है। सो उसकी टीचिंग में जो फर्स्ट मेन पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा, दैट टू एग्जामिन आवरसेल्व्स टू फाइंड ट्रूथ। Secondly, he talked about moral values, what is right and what is wrong, and knowing about good and bad। ये एक रिलीजन भी था ओल्ड इंग्लिश में, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, अगर आपने कभी सुना हो तो। वो रिलीजन भी बेसिकली डिस्क्रिमिनेट करता था बिटवीन द गुड एंड इवल, बिटवीन द गुड एंड बैड। तो इसकी फिलॉसफी उससे भी थोड़ी सी मैच कर रही है। Next point is about the ethics, the behavior and the etiquettes. As I told you in previous slide that Socrates taught people to be a good human being, कि इंसान एक अच्छा इंसान कैसे बना जा सकता है। तो उसकी मोरालिटी, उसकी एथिक्स, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसके एटिकेट्स, ये सब बहुत मैटर करते हैं। सो ही गिव इम्पोर्टेंस टू द सोल,
उसका फिजिकल, अपना आप भी उसका फिजिकल इतना अच्छा नहीं था कि वो खुद बहुत मास्क चढ़ा के घूम रहा है और बहुत दिखावा कर रहा है, बट वो स्पिरिचुअली एलिवेटेड पर्सन था, उसकी उसमें स्पिरिचुअलिटी थी. दैट इज वाई ही ऑल्सो टॉट पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सोल, कि आप अपनी रूह को किस तरह से प्योरीफाई कर सकते हैं. दैट सोल दैट सर्च फेम पावर एंड वेल्थ इज अ वीक सोल. तो वो वाली सोल जो हमारा अगर अंदर जो है वो इम्प्रेस हो जाता है पावर से, वेल्थ से, फेम से, तो हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं रहती, रूहानियत नहीं रहती ना. इसीलिए सोक्रेटिस ने सोल के ऊपर बहुत जोर दिया है, सोल को अच्छा बनाने के लिए एज कंपेयर टू द फिजिकल अपीयरेंस. The next point is about human happiness is a matter of choices. सोक्रेटिस ने कहा कि हम किस तरह से खुश रह सकते हैं ये हमारी चॉइसेस पे डिपेंड करता है, हमारी अपनी डिसीजंस पे डिपेंड करता है कि किस तरह की हमारी लाइफ में चॉइसेस हैं और हम क्या सिलेक्ट करते हैं जो हमें इटर्नल हैप्पीनेस की तरफ लेके जाता है या वर्ल्डली हैप्पीनेस की तरफ लेके जाता है. एक दुनियावी खुशी होती है, एक खुशी जो होती है वो इटर्नल होती है, दायमी खुशी होती है. तो सोक्रेटिस ने कहा कि ह्यूमन हैप्पीनेस इज अ मैटर ऑफ चॉइसेस, कि हम चॉइस करेंगे कि हमें ये वर्ल्ड पसंद है, हमने इस वर्ल्ड की हैप्पीनेस लेनी है, और द इटर्नल हैप्पीनेस के एक दायमी खुशी लेनी है. सो Socrates, as he said that think good, seek good. जो अच्छा सोचते हैं उनको अच्छा मिलता है, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं ना कर भला हो भला, तो वो इसको उसने ट्रांसलेट किया हुआ है यहाँ पे, that think good and seek good. जो अच्छा सोचेगा वो अच्छा पाएगा, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी. ठीक है, अपने लिए भी अच्छा सोचना चाहिए, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना चाहिए, तो अल्टीमेट रिजल्ट जो है होता है वो गुडनेस में ही आता है. The next one is practical philosophy at social level. कि ये जो चीज़ें हम सीख रहे हैं अपनी सोल में, हम चाह रहे हैं कि मोरालिटी हो, ट्रूथ हो, बाय नोइंग राइट एंड रॉन्ग, एंड एथिक्स हो, बिहेवियर हो, एटिकेट्स हो, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हों, हमारी लाइफ में प्रैक्टिकल फिलॉसफी हो एक सोशल लेवल पे, कि हम सिर्फ सोच के नहीं बैठे, बट हमने सोसाइटी में वो चीज़ें प्रूव करनी है कि हम एक अच्छे शहरी हैं, एक अच्छे इंसान हैं और लोगों की मदद करते हैं. प्रैक्टिकली हमने करके दिखाना है अपनी सोसाइटी में. ठीक है, ये प्रैक्टिकल फिलॉसफी है एट सोशल लेवल. अपनी सोसाइटी में आपने प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है. तो ये सोक्रेटिस की टीचिंग थी. In this slide, I'm going to introduce Plato. हमने पहले पढ़ा सोक्रेटिस के बारे में कि सोक्रेटिस कौन था. देन हमने कहा कि सोक्रेटिस was the teacher of Plato. तो प्लेटो की क्या फिलॉसफी थी. अब सोक्रेटिस ने कोई बुक नहीं लिखी, एंड प्लेटो his student has discussed his philosophy in his book. So Plato is considered the father of idealism in philosophy. ठीक है, and Socrates give importance to philosophy while Plato gives importance to philosopher who are capable to run a society. तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है. सोक्रेटिस ने जो प्रीचिंग दी थी, जो टीचिंग दी थी, वो एक ह्यूमन मैसेज को दी थी, आम लोगों को दी थी. ठीक है, आम लोगों को वो चाहते थे कि एक बहुत अच्छे इंसान बने, एक पॉजिटिव अप्रोच रखें, मोरालिटी हो, उनकी सोल पे वर्क किया, ज़्यादा उस सोल पे ज़्यादा फोकस किया, और कहा कि आपकी सोल अगर अच्छी है, आप उसको बहुत अच्छी तरबियत देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप उसको डिफरेंस पावर कराते हैं, अवेयरनेस देते हैं बिटवीन गुड एंड ईवल, तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ग्रूम होती है, बहुत अच्छी बनती है. अब प्लेटो ने ये सारी चीज़ें सुनी, बट कंट्रडिक्शन कहाँ पे आई कि प्लेटो गिव्स इम्पोर्टेंस टू फिलोसोफर्स. वो ये कहता है कि अगर हमारे मास्टर्स जो हैं, जो फिलोसोफर्स हैं, जो हमारे अंदर ये सारी तालीमात, सारी टीचिंग्स डालते हैं, वो अगर बहुत अच्छे हों,
तो उनको ये है कि एक सोसाइटी रन करनी चाहिए, एक सोसाइटी का सारा भाग दौड़ जो है वो फिलोसफर्स के हाथों में हो, वो हर शोबे को डिक्टेट करें, हर शोबे को बताएं कि आपने किस तरह से काम करना है। अगर किसी भी सोसाइटी के फिलोसफर्स जो हैं अगर वो बहुत अच्छे हैं तो ऑटोमेटिकली जो है सोसाइटी वो अच्छी हो जाएगी। बट सोक्रेटिस ये कहता था अगर लोग अच्छे हों तो क्योंकि लोगों में से ही लीडर मुंतखब होता है तो वो जो लीडर आएगा वो ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। बात दोनों की ठीक है। अगर सोक्रेटिस ह्यूमन मैसेज पे बात कर रहा है आम लोगों को तो वो आम लोग अच्छे होंगे तो उसी में से लीडर बनेंगे, और अगर लीडर अच्छे होंगे, फिलोसफर्स अच्छे होंगे, तो ऑटोमेटिकली वो अपनी सोसाइटी को, आम लोगों को, ऑर्डिनरी पीपल को वो अच्छा बना देंगे। तो ये पॉइंट थोड़ा कंट्रोडिक्टरी पॉइंट था बिटवीन द फिलोसफी ऑफ प्लेटो एंड सोक्रेटिस। अब सोक्रेटिस ने कहा कि जो ह्यूमन हैप्पीनेस है दैट इज बेस्ड ऑन द चॉइसेस। ऐसे ही बात की थी ना हमने प्रीवियस स्लाइड में कि वो चॉइसेस का मैटर है। बट एज फार एज प्लेटो इज कंसर्न्ड ही सेज दैट ह्यूमन हैप्पीनेस इज गेन्ड थ्रू नॉलेज एंड नॉलेज इज गेन्ड थ्रू इंटेलेक्ट, मीन्स रीजनिंग, कि हमारी खुशी जो है वो हमें हमारा नॉलेज ही प्रोवाइड करता है, और नॉलेज जो है वो आप अपने इंटेलेक्ट से, अपनी रीजनिंग से, अपनी रैशनल अप्रोच से हासिल करते हैं। अगर आपके अंदर इंटेलेक्ट ही नहीं है, सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं है, तो आप नॉलेज गेन नहीं कर सकते। तो उसने ह्यूमन हैप्पीनेस का जो एजेंडा है वो बेस किया है ऑन द नॉलेज, while Socrates based the human happiness on the matter of choices। तो ये जो दो contradictory points हैं ये यहाँ पे मैं शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि प्लेटो ने वो फिलॉसफी भी अडॉप्ट की है जो उसके टीचर की थी, जो सोक्रेटिस की थी, बट उसके साथ साथ उसने अपनी फिलॉसफी भी दी है। सो दैट इज व्हाट क्रिटिसिज्म इज, कि उसने प्रॉज एंड कॉन्स दोनों बताए हैं। उसने कहा ये बात ऐसे ठीक है, अगर इस बात को ऐसे कर दिया जाए तो भी ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म में उसने दोनों साइड्स को डिस्कस किया है। आई होप अब आपको प्लेटो की और सोक्रेटिस की फिलॉसफी क्लियर होगी। और यहाँ पर आई हैव रिटन स्टेटमेंट बाय प्लेटो दैट reality is created by the mind, we can change our reality by changing our mind। जो हकीकत है वो हमारा दिमाग ही उस चीज़ को तस्लीम करेगा। जैसे उसने ऊपर बात की है, ह्यूमन हैप्पीनेस इज गेन्ड थ्रू नॉलेज एंड नॉलेज इज गेन्ड थ्रू इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट मीन्स कि हमारा माइंड जो है वो उन रीजंस को एक्सेप्ट करे, और वो रीजन जो है वो हमारे लिए एक खुशी होती है ना, कि हमें नॉलेज मिला है, हम लर्नेड पीपल हैं, तो एक सेटिस्फेक्शन होती है आपकी सोल की आफ्टर गेटिंग नॉलेज। तो ये वो कह रहा है कि रियलिटी इज क्रिएटेड बाय माइंड, जो आपका जहन है वो आप उस हकीकत को आपको दिखाता है, बनाता है, और शो करता है, प्रेजेंट करता है कि दैट इज व्हाट रियलिटी इज। वो ये कह रहा है वी कैन चेंज आवर रियलिटी बाय चेंजिंग आवर माइंड, कि जो हम माइंड को अगर हम चेंज कर दें तो वो रियलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी शो कर देता है, डिफरेंट जो एंगल्स हैं वो भी हमारे सामने आ जाते हैं। अगर हम एक एंगल पे स्टक रहते हैं कि ये रियलिटी है तो हम दूसरी साइड नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम अपना माइंड डाइवर्ट करते हैं और उसके सब एस्पेक्ट्स को देखते हैं तो वो रियलिटी जो है वो एक फुल फॉर्म में हमारे सामने प्रेजेंट होती है। तो ये एक बहुत अच्छा कोट था जिससे प्लेटो की फिलॉसफी जो है वो रिवील हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, एंड आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। Okay, now in this slide I am going to discuss Plato's attack on poetry। प्लेटो ने बाकी जो भी डिफरेंट डोमेन है, डिफरेंट डिसिप्लिन है ऑफ एजुकेशन, लाइक जोलॉजी है, फिलोसफी, फिजिक्स, जो भी अभी हमने स्टार्ट में बात की, उन सब से हटके जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है बिटवीन प्लेटो एंड अरिस्टोटल इज the attack on poetry। The poetry according to Plato is not a valuable domain of education। वो कहता है पोइट्री का कोई फ़ायदा नहीं है। इसने यहाँ पे पहले पोइट को किस तरह से डिफाइन किया, पहले उसको देख लेते हैं, देन वी विल डिस्कस हिज अटैक ऑन पोइट्री, कि पोइट्री क्यों उसने डी वैल्यू कर दी है, किस रीज़न पे।
तो पोइट को वो क्या कह है, द फर्स्ट वन इज डिवाइनली इंस्पायर्ड, दैट पोइट इज नॉट ह्यूमनली इंस्पायर्ड पर्सन बट डिवाइनली इंस्पायर्ड, कि वो जिस चीज का पोइट पे इन्फ्लुएंस होता है, अ कॉमन पर्सन इज अनएबल टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस, कि वो किस चीज़ के, वो जैसे हम वजदान कहते हैं या कोई डिफरेंट उर्दू के वर्ड यूज़ करते हैं, कि पोइट जो है उस पे ये एक सिचुएशन आती है, उसके अकॉर्डिंगली वो पोइट्री करता है, या वो किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है। तो वो कह रहा है ये डिवाइनली इंस्पायर्ड है, कोई ह्यूमन इंस्पायर्ड नहीं है, वो एक सुपर नेचुरल एलिमेंट है जिसको वो डिफाइन नहीं कर सकता पोइट। तो सेकेंड पॉइंट इसमें वो बोलता है कि इम्पल्स ऑफ मिस्टीरियस, कि वो इतना ज़्यादा मिस्टीरियस है कि उसकी इम्पल्सेस आर अनएबल टू डिफाइंड टू द कॉमन पीपल, कि वो क्या सोचता है, वो उसने क्या सोच के ये सारी पोइट्री लिखी है। पोइट की माइंड को नहीं पढ़ा जा सकता, उसका माइंड जो है वो मिस्टीरियस है, उसकी सेंसेस मिस्टीरियस हैं। और इम्प्रैक्टिकल क्राफ्ट, लाइक पोइट्री जो उसने कंपोज की है, दैट इज द इम्प्रैक्टिकल क्राफ्ट, कि वो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं की जा सकती, दैट पोइट्री इज नॉट एप्लीकेबल इन आवर सोशल लाइफ। वो जिस मोहब्बत की या जिस सब्जेक्ट की बात करता है वो एक इम्प्रैक्टिकल थिंग है, ठीक है। और वो कहता है नॉन रैशनल है एंड सुपर नेचुरल सोर्सेज। ऑब्वियसली जब एक नॉन रैशनल चीज़ है जिसकी कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, तो वो एक सुपर नेचुरल है, और वो हमारी सोसाइटी से, प्रैक्टिकल सोसाइटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। देयर इज़ नो लिंक ऑफ पोएट्री टू आवर सोशल लाइफ। तो इस चीज़ के ऊपर उसने यहाँ पे डिबेट की है और जस्टिफाई किया है दैट पोइट आर नॉट वेरी सिग्निफिकेंट एंड इन ऑल एजुकेशनल डोमेन, के पोइट की कोई वैल्यू नहीं है। वो ये कहता है ही राइट्स फॉर हिज फ्रेंजी, वो अपने जुनून के लिए लिखता है, वो अपने अपने एक्सट्रीम इमोशंस के लिए लिखता है, जिसको सिर्फ वही बयान कर सकता है। कोई उसको देखने वाला, सुनने वाला, समझने वाला उसको डिफाइन नहीं कर सकता। एलेगोरिकल इंटरप्रिटेशन, दैट एक ऐसी इंटरप्रिटेशन जो कि फॉल्स हैं, उसको हम नहीं डिफाइन कर सकते एक इजीली, क्योंकि एलेगोरिकल इंटरप्रिटेशन में पोइट ने काफ़ी हिडन मीनिंग दिए हैं, ठीक है। मिस्टीरियस जैसे हमने वर्ड बोला था, तो इसी तरह ये भी मिस्टीरियस है, दैट एलेगोरिकल इंटरप्रिटेशन मीन्स दैट रिवील द हिडन मीनिंग, चाहे वो मॉरल हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, तो उसकी हिडन मीनिंग से वो बात जो है वो चेंज हो सकती है, उसको समझने वाला अपने अंदाज से समझ सकता है। इसलिए एलेगोरिकल इंटरप्रिटेशन जो है वो एक प्रैक्टिकल मैन को डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं फ्रॉम हिज वे। एंड क्लेवरली क्राफ्टेड, इम्प्रैक्टिकल क्राफ्ट है और क्लेवरली क्राफ्टेड है। क्लेवरली वाई, बिकॉज इट चेंजेस द माइंड ऑफ पीपल, इंसानों को बहका देती है, उसको भटका देती है। एंड यूजलेस है क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ द पोइट इज़ राइटिंग फॉर हिज फ्रेंजी, अपने जुनून को बताने के लिए अगर कुछ लिख रहा है तो वो बाकी लोगों के लिए यूजलेस है, ठीक है। एंड इट इज़ बियॉन्ड द रीच ऑफ यंग मैन, कि एक आम आदमी उसको नहीं समझ सकता। एक यंग मैन जिसको एक प्रैक्टिकल थॉट की ज़रूरत है, उसको एक ऐसी मोरालिटी बेस्ड एजुकेशन की ज़रूरत है जो उसकी लाइफ को बना दे। बट पोएट्री जो है वो डिस्ट्रैक्ट करेगी, मिसगाइड करेगी, एंड दैट उसकी जो एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन है दैट इज़ बियॉन्ड द रीच ऑफ यंग मैन। एक आदमी उसको नहीं समझ सकता आसानी से। इसके अलावा वो कह रहा है दैट पोइट्री इज द इमिटेशन दैट इज परनीशियस, मीन्स ऑल इमिटेशन ऑफ पोइट्री आर परनीशियस। जो भी पोइट्री की फॉर्म है, इमिटेशन है, रिफ्लेक्शन है, कॉपी है, दैट इज ऑल हार्मफुल फॉर द पीपल। लोगों के लिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिक्टिशियस कैरेक्टर हैं, फर्जी कैरेक्टर हैं, पता नहीं खुद से इमेजिनेशंस में, अपनी फैंटेसी में बनाए गए वो सारे कैरेक्टर्स हैं, और वो इमिटेशन है जो कि रियलिटी पे बेस नहीं करती, जो कि कॉपी है, एक रिफ्लेक्शन है, और जिसका ह्यूमंस को कोई फ़ायदा नहीं है। तो
प्लेटो ने बड़ा एक स्वेयर, बड़ा स्ट्रॉन्ग अटैक किया है पोइट्री के ऊपर, और ये सारी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो दिए हैं। अब अरिस्टोटल इनको किस तरह से जस्टिफाई करेगा अपनी बुक में, तो ये हम बाद में देखेंगे। अभी प्लेटो का कॉन्सेप्ट आप इसको याद करें कि प्लेटो ने किस तरह से पोइट को डिफाइन किया और देन पोइट्री को। Now, in this slide, we will discuss the moral grounds. वो कौन सी ऐसी बेसिक बातें हैं जिसकी वजह से प्लेटो ने पोइट्री को डिसलाइक किया है और उसने अटैक किया है पोइट्री के ऊपर ऑन द मोरालिटी ग्राउंड्स, मॉरल ग्राउंड्स पे। कैसे? द फर्स्ट वन इज डीमोरलाइजिंग इफेक्ट, कि वो हमारी मोरालिटी को डीमोरलाइज करता है, हमारी अखलाकियात को बिगाड़ता है, ठीक है, बद अखलाकी कह लें इसको, कि उस तरह से पोइट्री जो है वो हमारे अंदर डीमोरलाइजिंग इफेक्ट पैदा करती है। एंड पोइट पॉन्डर टू पॉपुलर टेस्ट एंड नरेट्स टेल्स ऑफ प्लेजेंट वाइसेस, कि पोएट जो है वो किस तरह से एक प्लेजेंट वाइसेस, एक जो प्लेजेंटली डिस्कस्ड वाइसेस हैं, जो बुराइयां हैं, उसको बड़े प्यारे, बहुत खूबसूरत अंदाज से नरेट करता है, बताता है, और एक ऐसा अंदाज अपनाता है जो बहुत फैशन्ड है, बहुत पॉपुलर है, कि आप उस स्टाइल की वजह से उस पोइट्री में अट्रैक्ट होते हैं। जिस तरह आजकल के म्यूज़िक को देख लें, कुछ म्यूज़िक जो है वो हमारे सुनने के काबिल नहीं होता, ठीक है, उसके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे माइंड को डीमोरलाइज करती हैं, उसके लिरिक्स जो हैं वो इखलाकियात से गिरे हुए होते हैं, लेकिन हम उनको बड़े मज़े से गा के इंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक पॉपुलर टेस्ट है, एक फैशन टेस्ट है, और हम वो जो प्लेजेंट वाइसेस हैं, जो एक बुराई है बट उसको बहुत अच्छे अंदाज से पेश किया गया है, तो हम उससे इंजॉय करते हैं। इसीलिए प्लेटो ने पोइट्री को मॉरल ग्राउंड्स पे बहुत ज़्यादा डिसलाइक किया है, बिकॉज वो ये कह रहा है इट हैज़ डीमोरलाइजिंग इफेक्ट ऑन आवर पर्सनैलिटी, हमारी शख्सियत के अंदर ये एक डीमोरलाइजिंग इफेक्ट पैदा करती है, हमें बिगाड़ देती है, हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती है, एक प्रैक्टिकल थॉट नहीं है, जिसकी वजह से ये एक बुराई की तरफ लेके जाती है, ठीक है। एंड पोएट टेल्स लाइज अबाउट गॉड्स, जनरल हीरोज, मेक्स देम करप्ट, डिसऑनेस्ट एंड फॉल्टी, कि वो हीरोज जो बहुत करप्ट हैं, डिसऑनेस्ट हैं, फॉल्टी हैं, वो उसके बारे में झूठ बताती है। झूठ मीन्स कि उनको बहुत एक हाई फाई पर्सन, बहुत लर्निड पर्सन, बहुत वेल एजुकेटेड, और जब हम पोइट्री फॉर्म में उसकी प्रेज करते हैं, पोइटिक फॉर्म में, तो वो प्रेज जो है वो इस तरह से हमारे सामने उस शख्सियत को लेके आती है कि हम ये कहते हैं कि उससे बेहतर इस दुनिया में कोई इंसान ही नहीं है, ठीक है। और वो गॉड्स को प्रेज करती है, हीरोज को करती है। जैसे आजकल के दौर में देख लें, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, दे आर द डैमी गॉड्स, ठीक है, खुदा बने हुए हैं, और जब उनके हम नगमे जारी करते हैं, उनके तराने निकाल आते हैं मार्केट में, तो लोग कैसे झूम झूम के गा रहे होते हैं। ऑल्दो दे आर करप्ट और डिसऑनेस्ट एंड फॉल्टी, वी नो देम, we know their actual personality, but when we used to listen that song, वो सॉन्ग जो है वो हमारे ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस करता है, और हम उस सॉन्ग को चाहते ना चाहते भी उसके म्यूज़िक की वजह से, उसके पॉपुलर टेस्ट की वजह से वो सॉन्ग एंजॉय करते हैं। द नेक्स्ट वन इज इम्प्रैक्टिकल थॉट्स ऑफ पोइट, कि पोइट किस तरह से इम्प्रैक्टिकली अपनी बातों को, अपनी सोचों को लोगों के अंदर इन्फ्लुएंस करता है, डालता है। एंड ही प्रीचेस confusion in a sense that people know that those heroes are corrupt, but जब आप गाना गाते हैं तो अनोइंगली या अननोइंगली, अनकॉन्शियसली भी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं या इंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये कंफ्यूजन है ना, कि आप सोचते कुछ हैं और जब बोलते हैं तो फिर बोलते आप क्या है, उनके गाने गाते हैं या कुछ। तो प्लेटो आर्ग्यूज tales of Homer has hidden meaning which is
certainly beyond the reach of young men. Therefore, poetry is not suitable medium of education. उसने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया प्लेटो ने अपनी बुक में। उसने ये कहा है कि होमर की जो पोएट्री है उसके हिडन मीनिंग है। मीन्स उसने जिन इश्यूज पे बात की है, जो उसने जिन जनरल हीरोज या गॉड्स या किसी भी पर्सन के ऊपर जो बात किया है, उसके कुछ हिडन मीनिंग है, उसके सब्जेक्ट के कुछ ऐसे मीनिंग है जो उसने बोले कुछ है, लेकिन उसको मीनिंग वाइज देखा जाए या उसका एनालिसिस किया जाए तो उसका मीनिंग डिफरेंट है। बात को करने का अंदाज और है, लेकिन बात में छुपा हुआ मीनिंग जो है दैट इज डिफरेंट, जो इंसान में कंफ्यूजन भी पैदा करता है। और वो यंग मैन का यहाँ पे मुराद ये है कि एक वो पर्सन जो किसी चीज को नहीं जानता, जो अभी दुनिया को समझ रहा है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि इसका एलिगोरिकल मीनिंग क्या है और इसका रियल मीनिंग क्या है, ये बताई बात कैसे है लेकिन असल में बात क्या है। तो वो कंफ्यूजन का शिकार है, जिसकी वजह से दैट यंग मैन इज अनेबल टू रीच द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द पोएट। देयरफॉर पोएट्री इज नॉट सूटेबल मीडियम ऑफ एजुकेशन। सो प्लेटो ने यहाँ पे निगेट किया है इम्पोर्टेंस को और कहा है कि पोएट्री जो है वो सूटेबल नहीं है। और क्या सूटेबल है? दैट फिलोसफी अलोन इज द प्रॉपर सब्जेक्ट, कि सिर्फ फिलॉसफी है जो इंसान को सही रास्ते पे ला सकती है, अच्छी प्रीचिंग करती है, इंसान को अच्छा इंसान बनाती है और कोई कंफ्यूजन नहीं करती, उसके अंदर कोई एलिगोरिकल मीनिंग नहीं है, जो मीनिंग है वो सिंपल है एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। Now in this slide I am going to discuss Plato's attack on poetry on the emotional grounds. पहले हमने moral grounds पे पढ़ा था. Now in this slide I'll discuss that how Plato justify his attack on the emotional grounds. Emotions क्या है? According to Plato it is related to our soul. सोल पे उसका फोकस ज़्यादा है, बिकॉज सोल इज़ द थिंग दैट ही फोकस्ड बिकॉज ऑफ द मोरालिटी, बिकॉज ऑफ द गुडनेस, के अगर हमारी सोल गुड है तो हम एक अच्छे इंसान हैं। अब सोल को वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। द फर्स्ट वन इज रैशनल, दैट इज रीजनिंग, द लॉजिकल अप्रोच, एंड द सेकेंड वन इज स्पिरिटेड, एंड द थर्ड वन इज डिजायरस और एपिटाइट। If we have taught our soul about good and evil, then it must have the rational approach. उसके पास लॉजिक होंगी कि पोइट्री किस तरह से एक रैशनल सेंस दे रही है ह्यूमन को। तो सोल इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करेगी, डिस्क्रिमिनेट करेगी कि ये रैशनल है और इरैशनल है। द स्पिरिटेड इज that it deals with the abstract things, and the third one is desirous or appetite. It is related with the hunger, कि आप अपनी सोल को किस तरह से डील किया है, उसको किस तरह से बनाया है। अगर आपने उसको बहुत अच्छे, बहुत एक पॉजिटिव अप्रोच में बनाया है, अपनी सोल को तरबियत देना या इन्फ्लुएंस करना, तो आपकी सोल हमेशा एक गुडनेस की एपिटाइट रखेगी। एपिटाइट मीन्स हंगर। और अगर आपकी सोल जो है, आप एक ईविल एनवायरनमेंट रहे हैं, तो आपकी सोल जो है उसकी एपिटाइट भी ईविल होगी। जब तक आप एक बुरा काम ना कर लें, चोरी ना कर लें, तो वो आपकी सोल जो है वो उसी चीज़ में सेटिस्फाई रहेगी, खुश रहेगी, जिस तरह से आपने उसको टेम्ड किया है, इसको पढ़ाया है। तो पोइट्री डील्स विद मूड्स एंड सेंटिमेंट्स। जो पोइट्री है दैट इज directly related with our moods and sentiments. Sentiments is again the meaning is emotion. तो हमारे moods और हमारे इमोशन के साथ पोइट्री का बहुत गहरा ताल्लुक है। और प्लेटो इसको कह रहा है कि ये ताल्लुक जो है ये बड़ा नॉन प्रैक्टिकल ताल्लुक है। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग अगर बहुत सैड मूड में हैं तो हम सैड पोइट्री सुनते हैं, तो वो हमारी डिटर्मिनेट करती है हमारे इस मूड को, तो जो कि नॉन प्रैक्टिकल है। अगर प्लेटो कहता है कि अगर आपके जो हैप्पीनेस है, तो आप उस हैप्पीनेस को सीख करें, उसको अर्न करें, उसको अर्ज करें, उसके अंदर ख्वाहिश रखें कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, मैं ये चीज़ जो है वो किस तरह से पा सकता हूँ। तो ये एक प्रैक्टिकल थॉट है। नॉन प्रैक्टिकल मीन्स कि आप अपने आप को उसी मूड में रखें, सस्टेन रखें कि बस मेरा सैड मूड है और मैं सैड पोइट्री सुनूंगा, या मेरा हैप्पी मूड है तो मैं
हैप्पी पोइट्री सुनो या बहुत इंजॉय करो। तो वो उस मूड को जो डिटर्मिन करती है, एंड वी कुड नॉट फाइंड एनी वे आउट ऑफ दैट मूड, आउट ऑफ दैट इमोशन। उसी इमोशन में रहना और उसी इमोशन को फील करते रहना इज़ अ नॉन प्रैक्टिकल अप्रोच, कि हम अपने आप को उसी चीज़ में धंसते तक चले जाते हैं। हम कहते हैं कि बस यही है और इसी के साथ हमने लाइफ गुजारनी है, जो कि नॉन प्रैक्टिकल है। लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं, न्यूनेस आती है, फ्रेशनेस आती है, हैप्पीनेस आती है, बट इफ़ वी स्टक ऑन दैट इमोशनल ग्राउंड कि बस ये ऐसा ही है, तो हमारे इमोशंस कभी भी फिर चेंज नहीं होते उस पर्टिकुलर इवेंट को लेके। तो दैट इज़ वाई प्लेटो doesn't like poetry on that emotional grounds. Now, in this slide, I'm going to discuss Plato's attack on poetry on intellectual grounds. Intellect is related with the mind, and Plato says that in the poetry there is no knowledge of truth. सच्चाई पे बेस नहीं करती पोइट्री। जैसे पहले बताया है कि फैंटेसी है, इमेजिनेशंस है, इमोशन से बेस्ड है, इसलिए उसमें रियलिटी कम होती है, ट्रूथ कम होता है, और सुपरफिशियलिटी ज़्यादा होती है, सरफेस मीनिंग, एलिगेरिकल मीनिंग ज़्यादा होता है। So Plato says that poetry is the imitation, not reality. Imitations means it is the copy, it is the reflection of reality, but not the original reality. And it focused on the illusions instead realities. ये सिर्फ एक illusions पे ज़्यादा बेस करती है, reality पे, truth पे बहुत कम बेस करती है, और ये एक superficial इसकी approach है। जो पोइट्री है उस पे जो इमेजिनेशंस है, जो आप की जो फैंटेसी है वो ज़्यादा है, और सुपरफिशियल लेवल है आपका पोइट्री पे, दैट द सरफेस लेवल, जो जो डीप डाउन फिलॉसफी पे बेस नहीं करती, जो बात की रियलिटी पे रूट्स तक नहीं जाती। तो एक सतही तरीके से, सतही लेवल पे वो सिर्फ हमारे इमोशंस के अपेरेंस को देखती है कि हम गुस्से में हैं, रीजंस पे नहीं जाती, रियलिटी पे नहीं जाती। सो प्लेटो कहता है कि जो पोइट्री है वो उसकी कोई इंटेलेक्चुअल ग्राउंड्स नहीं है। Now, here is the difference between the philosophy of Aristotle and Plato. अब उनकी philosophy में क्या difference है, तो हम इसको इस slide पे देखेंगे। Plato considered imitation merely as mimicry or a servile copy of nature, while Aristotle interpreted poetry as a creative process. अब जो first contradiction है वो between Plato and Aristotle is about the composition of poetry. प्लेटो कहता है ये एक मिमिक्री है, ये एक इमिटेशन है, एक रिफ्लेक्शन है, ठीक है, कॉपी है। और मिमिक्री मीन्स के एक कैरिकेचर सेंस में प्रेजेंट करना, किसी चीज़ को बहुत फनी वे में प्रेजेंट करना। पोइट्री जो है वो किसी चीज़ की ओरिजिनलिटी ख़त्म करके उसको कैरिकेचर वे में प्रेजेंट करती है। तो अरिस्टोटल कहता है कि नहीं, पोइट्री जो है एक बहुत क्रिएटिव प्रोसेस है, पोइट्री बहुत इनोवेटिव प्रोसेस है, वो कॉपी, मिमिक्री, इमिटेशन नहीं है, दैट इज़ नॉट अ सर्वाइल कॉपी ऑफ नेचर, बट the poetry represent nature beautifully। एक इनोवेटिव सेंस में है कि आप उस चीज़ को जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, आप उस चीज़ को फील करके जब कोई चीज़ लिखते हैं तो वो पोइट्री है। द सेकेंड पॉइंट, दैट प्लेटो कंपेयर्ड पोइट्री टू पेंटिंग। वो कहते हैं पोइट्री ऐसे ही है जैसे आपने पेंटिंग की हो, लाइक एक सुपरफिशियल लेवल पे, सतही लेवल पे, सरफेस लेवल पे आप एक चीज़ को देख सकते हैं, दैट इज़ व्हाट पोइट्री इज़। बट अरिस्टोटल कहता है नहीं, पोइट्री जो है इट कैन बी कंपेयर्ड विद द म्यूज़िक, कि उसके अंदर इतनी क्रिएटिविटी है, इतना म्यूज़िक है, इतना रिदम है पोइट्री में कि वो मौसीकी की तरह है।
प्लेटो कहता है, थर्ड पॉइंट, प्लेटो सेज दैट पोइट्री प्रेजेंट्स अ कॉपी ऑफ नेचर एज इट इज, कि नेचर में ब्यूटी भी है और नेचर में थोड़ा एग्रेशन भी है, वो उसको एज इट इज प्रेजेंट करता है। अरिस्टोटल कहता है पोइट्री में इमिटेट मैन एज दे आर और बेटर एंड वर्स, पोइट्री गिव्स अस आइडियलाइज्ड वर्जन ऑफ रियलिटी। वो कह रहा है कि चाहे अच्छा है या बुरा है, वो इमिटेट करती है, वो प्रेजेंट करती है ह्यूमन को एज दे आर, और वो जो रियलिटी है उसको आइडियलाइज्ड वर्जन में प्रेजेंट करती है, मतलब उसको बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में बहुत अच्छा करके प्रेजेंट करती है। कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जो जिसको हम कहते हैं कि ये नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सम रियलिटीज आर द स्टार्क रियलिटीज, लेकिन हम उसको बेयर नहीं कर सकते, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो पोइट्री उसको बहुत अच्छे अंदाज में प्रेजेंट करती है कि जो ह्यूमन के लिए, जो लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हो। लास्ट पॉइंट है, प्लेटो टेक्स अप द कजल ऑन बिहाफ ऑफ philosophy and shows that philosophy is superior to poetry. कजल इज बेसिकली एक छोटी सी स्टिक होती है जिसे वेपन के तौर पे यूज किया जाता है। तो लास्ट पॉइंट में प्लेटो जो है वो एक स्टिक उठा के, मतलब आपको डिक्टेट कर रहा है, आपको अपने आर्ग्यूमेंट को फाइनली यहाँ पे वो कंक्लूड कर रहा है कि दैट इज इट। एक कजल, कजल मीन्स कि वो स्टिक उठा के अपनी अथॉरिटी भी बता रहा है और आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरी मेंटालिटी है, दैट इज द ट्रू मेंटालिटी, और जो मैं कह रहा हूँ दैट आर द वैलिड पॉइंट्स, कि आप मेरे पॉइंट्स को बिलीव करें दैट philosophy is superior to poetry, कि philosophy जो है that is the ideal subject that can uh, uh, that can teach the people the truth, the reality, and they influence the people in a good way as compared to poetry. While Aristotle says that he takes up the cudgel on behalf of poetry and effectively brings out its superiority. So अरिस्टोटल भी उस वेपन, उस कजल से ये कहता है कि पोइट्री इफेक्टिवली ब्रिंग्स आउट इट्स सुपीरियोरिटी, कि नहीं, फिलोसफी इज नॉट सुपीरियर टू पोइट्री, बट पोइट्री हैज इट्स ओन इफेक्ट्स एंड इट इज ऑल्सो सुपीरियर लाइक ऑल अदर डिसिप्लिन्स आर। जिस तरह बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिलॉसफी है, मोरालिटी है, एथिक्स है, लैंग्वेज है, तो इसी तरह पोइट्री को भी वही वैल्यू, वही सिग्निफिकेंस मिलनी चाहिए जो बाकी सब्जेक्ट्स को है। फिलॉसफी को सुपीरियर नहीं मानता, वो ये कह रहा है कि जिस तरह बाकी सब्जेक्ट्स सुपीरियर हैं उसी तरह पोइट्री भी है। तो ये एक कंपैरिजन था दोनों की थॉट्स का। So in this slide I'm going to discuss the philosophy of Aristotle. जैसे फर्स्ट हम लोगों ने जो फिलोसफी डिस्कस की दैट इज ऑफ सोक्रेटिस एंड देन ऑफ प्लेटो। प्लेटो के बाद अब अरिस्टोटल की फिलोसफी है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते जाएंगे, जो फिलोसफी हमने सोक्रेटिस की पढ़ी है और प्लेटो की पढ़ी है, तो अरिस्टोटल उसके बारे में क्या कहता है। The first point, that Aristotle is not favor of any hard and fast distinction between the rulers and the ruled. जिस तरह से सोक्रेटिस ने फोकस किया था मैसेस पे, कॉमन पीपल, ऑर्डिनरी पीपल पे, तो प्लेटो ने कहा था नो, द फिलोसफर्स टू बी रूल्ड। फिलोसफर्स को सिग्निफिकेंट वैल्यू दी थी और उसने, प्लेटो ने कहा था कि फिलोसफर्स जो है उनको रूल करना चाहिए। सोक्रेटिस ने कहा नहीं, मैसेज जो है दे आर इम्पॉर्टेंट, उनकी प्रीचिंग होनी चाहिए, उनकी तरबियत होनी चाहिए जो आम लोग हैं। तो यहाँ पे सोक्रेटिस आम लोगों को एंड प्लेटो जो है वो फिलोसफर्स को इम्पोर्टेंस देता है। वाइल अरिस्टोटल जो है he is not in favor of any hard and fast distinction between the rulers and the ruled. वो कहता है कि इसमें कोई
भी इतनी डिस्क्रिमिनेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। सोक्रेटिस अपनी जगह पे ठीक है, इफ़ द मैसेज आर गुड, जब आम लोग ठीक होंगे तो वहीं से रूलर सिलेक्ट होगा, वहीं से लीडर सिलेक्ट होगा। और प्लेटो जिस तरह से कह रहा है कि अगर फिलोसोफर्स जो हैं वो रूल करें और वो डिक्टेट करें और वो प्रीच करें तो मैसेज ठीक होंगी, तो वो कह रहा है ये बात भी ठीक है कि अगर फिलोसोफर्स ठीक होंगे तो वो सोसाइटी को अपने आप ठीक करेंगे। तो इसीलिए वो किसी भी हार्ड एंड फास्ट रूल के पीछे नहीं गया। अरिस्टोटल ने कहा कि कोई मसला नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन द मैसेज एंड द फिलोसोफर्स। दोनों ठीक हैं, अगर दोनों सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव हैं, अच्छे काम कर सकते हैं, दोनों ठीक है। सो ही सेज द ओल्ड आर मोर फिटेड टू रूल, यंग टू ओबे, कि ये एक नेचुरल रूल है कि जो ओल्ड है ही इज मोर फिटेड टू रूल, कि चाहे वो मैसेज में से है या फिलोसोफर्स में से है, लेकिन वो एक ओल्ड पर्सन है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, सो ही इज मोर एलिजिबल, मोर फिटेड फॉर द रूलरशिप, कि उसको रूल करना चाहिए, और जो यंगर्स हैं दे शुड ओबे हिम। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब देखिए क्रिटिसिज्म में मैं अब ये लास्ट स्लाइड है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक एस्पेक्ट डिस्कस करती हूँ कि क्रिटिसिज्म जो है, क्रिटिसिज्म के हमने प्रॉज एंड कॉन्स देखने हैं, हमने मेरिट्स डीमेरिट्स देखने हैं, और देन अपनी वैल्यू डिफाइन करनी है। अब अरिस्टोटल का पॉइंट यहाँ पे कितना वैलिड है, उसने सोक्रेटिस को भी करेक्ट कहा है, उसने प्लेटो को भी करेक्ट कहा है, और जो अपनी उसने एक थर्ड ओपिनियन दी है दैट इज कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल ओपिनियन। यही क्रिटिसिज्म है। जब तक हम किसी इंसान को ये नहीं बताएंगे, सिर्फ ये बताएंगे कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, और ये नहीं बताएंगे कि ठीक क्या है, तब तक वो चीज़ ठीक नहीं हो सकती। तो अरिस्टोटल ने डिस्कसिंग देयर फिलोसफी, उसने अपना जो रूल दिया है दैट इज द मोर suitable rule for the social life. Okay, now see the second point. He says that everybody is inclined to perform a duty which he expects an other to fulfill. कितनी जबरदस्त बात की है उसने, कि जो हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम ये ड्यूटी दो, तो वो हमें खुद वो ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए। अगर हमारी सोच ऐसी हो जाए तो फिर तो दुनिया के आधे प्रॉब्लम्स ही ख़त्म हो जाए ना, कि हम दूसरों को डिक्टेट करना छोड़ दें और ख़ुद की तरबियत करें कि हमें वो करना चाहिए जो हम दूसरों को कह रहे हैं। And the next point is that man is concerned in this world is to be happy. अब सोक्रेटिस ने कहा कि जो हैप्पीनेस है दैट इज रिलेटेड विद द चॉइसेस, हमारी चॉइसेस पे है, फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था ना। एंड प्लेटो ने कहा कि ये हमारे इंटेलेक्ट से है, हमारी हैप्पीनेस हमारे नॉलेज पे डिपेंड करता है। बट जो अरिस्टोटल है उसने कहा कि ह्यूमन जो यहाँ पे रह रहा है, द मैन इन द वर्ल्ड इज कंसिडर्ड टू बी हैप्पी, कि उसको खुश रहना है, उसको खुश रहना चाहिए, उसका कंसर्न ही हैप्पीनेस से है। एंड ही डिफाइंड वर्च्यू एज द वाइड टर्म मीन्स दैट गुडनेस, कि जो हमारी नेकी है, जो हमारे अंदर एक अच्छी पॉजिटिविटी है दूसरों के लिए, जो नेकी कमाने की ख्वाहिश है, ये भलाई कह लें, जो भलाई है दैट मीन्स द गुडनेस, वही असल में दूसरों की भलाई है और अच्छाई है। So, according to Aristotle, virtue is the physical power, technical skills, and mental virtuosity that is the great skill, and later he added moral nobility. अब उसने गुडनेस में जो चीज़ें शामिल की हैं दैट इज़ द फिजिकल पावर, इफ़ यू हैव द फिजिकल पावर टू कंट्रोल योर सेल्फ और द कंट्रोल अदर वन, तो आप उससे भी हैप्पीनेस सीख कर सकते हैं। एंड द टेक्निकल स्किल्स, कि आप कंटेंटेड होंगे, आपकी अर्निंग है, आप टेक्निकल बंदे हैं, आपको पता है टेक्नोलॉजी का और आपको ये स्किल्स सीखनी चाहिए, दैट ऑल्सो ब्रिंग्स द हैप्पीनेस इन योर लाइफ। And the mental virtuosity, that your mental capability, that is again related with the technical skills, the great skill that how you deal your mind, कि नथिंग इज गुड एंड बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। ये एक कोटेशन है। तो इसमें यह है कि हम अपने माइंड से अगर नेगेटिविटी ख़त्म करने और पॉजिटिविटी ही रखें, तो ये भी एक ग्रेट स्किल है, दैट हाउ वी आर डीलिंग आवर ओन माइंड। एंड लेटर ही एडेड मॉरल नोबिलिटी, तो हमारी मोरालिटी, हमारे एथिक्स, हमारे एटिकेट्स मीन्स अ लॉट इन आवर हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं इन आवर हैप्पीनेस।
So सोक्रेटिस और प्लेटो ने भी दोनों गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स बोथ प्ले रोल एंड गवर्नमेंट इंश्योर वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। अब गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है और सिटीजन्स की क्या ड्यूटी है, तो सोक्रेटिस एंड प्लेटो ने दोनों चीज़ें, दोनों एस्पेक्ट्स के साथ इस चीज़ को डिस्कस किया है। एंड अरिस्टोटल ने उसका एक मिडिल वे दिया है, एज ही सेज दैट मिडिल कोर्स इन एवरी सिचुएशन इज द गोल्डन मीन, कि आप दरमियानी रास्ता अख्तियार करो। हमारी हदीस में भी है ना कि मियाना रवि अख्तियार करो, दरमियानी रास्ता हमेशा बेस्ट वे होता है और उससे आपका कभी कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता। तो आप जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदे और बहुत ज़्यादा नुकसान के बीच वाला रास्ता इख्तियार करो। तो मिडिल वे इज़ in every situation is the golden mean। and as far as the ideal man is concerned, तो उसके ऊपर इसने जो बात की है, if we see the Socrates and Plato's concept, उन्होंने कहा ethics and moral values of Socrates and Plato वो क्या थी जो ideal man की अरिस्टोटल ने यहाँ पे define की हैं। that to feel joy in doing favor to other, भलाई करो और इसमें खुशी महसूस करो, ठीक है। दैट बी अ प्रोडक्टिव सिटीजन, कि आप अपनी एथिक्स और मॉरल वैल्यूज इतनी अच्छी रखो और दूसरों को उससे फायदा हो। एंड अनसेल्फिश एंड इनलाइटेंड, कि अपने आप को जितना अनसेल्फिश रखोगे, आप अपने सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहोगे, तो उतना ही उससे आप इनलाइटेंड फील करोगे, आप अपने अंदर एक ब्राइटनेस फील करोगे। वो ब्राइटनेस जो होगी वो आपको खुशी देगी, वो ब्राइटनेस जो होगी वो आपके लिए ये लाइफ की मिजरीज कम करेगी, इटर्नल लाइफ की मिजरीज कम करेगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो उसने लिखा है, दैट इज वाइज, नो मैलिस अगेंस्ट अदर, किसी के लिए कोई भी नेगेटिविटी अपने अंदर मत रखें, कोई बोगस मत रखें, कोई जेलसी मत रखें, कोई नेगेटिव बात है जिससे आप दूसरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका अपना माइंड, आपकी अपनी बॉडी, आपकी अपनी हैप्पीनेस उससे बहुत अफेक्ट होती है। सो अरिस्टोटल ने कहा, बी अ वाइज मैन एंड डू नॉट feel any negativity for others। and the last point, that friend for all, के इतना आपका अच्छा behavior हो that people considered you his or her friend। so this is the philosophy of Aristotle, this is the general idea basically। and now in his book, the Poetics, we will discuss um, his philosophy that is based on literature। तो ये एक जनरल डिस्कशन थी, ये कॉन्टेक्स्ट था। बिफोर पोएटिक्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फिलोसफी। सो ये फिलोसफी आपकी बेस डेवलप करेंगी टू अंडरस्टैंड पोएटिक्स। Okay students, thank you very much। and this is all about the context of poetics। and in the next lecture, hopefully inshallah, I'll start poetics with the important points। so that this is all. Thank you.